हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं बी नॉलेज से फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, आज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं मूल विधि के हर चैप्टर वाइज, हर कंसेप्ट का। ठीक है, हर उसके तथ्य एग्जाम में है वो सारे क्वेश्चन। पहले हम इसके टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद उससे जुड़े जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन भी कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चन के साथ विद एग्जाम्पल। ठीक है, व्याख्या उसके क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी हम देखेंगे और करेंगे भी। ठीक है, जो आपके लिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगी। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे इन चीज़ों से। ठीक है, और आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट ही मानिए आज इसका। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, स्टीफेन के अनुसार अपराध एक कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध यानी मनाही तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ठीक है, तो आप जानते जाइए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टीफेन ने क्या कहा था, तो या फिर ये भी आ सकता है कि अपराध एक ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है, ये किसने कहा था। ठीक है, अगला, केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा नहीं है। यदि वह क्षमा है तो केवल सम्राट द्वारा। ठीक है, अगला, अपराध के निम्नलिखित चार आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से। एक मानव है, दूसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय। ठीक है, तीसरा आपराधिक कृत्य तथा चौथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। ठीक है, अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके परिवर्तन लागू के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, और यह है भारतीय दंड संहिता, ये दाव सा लिखाए से बोलते हैं। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। ठीक है, यह संहिता जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। अगला, जम्मू कश्मीर राज्य में जनवरी दंड संहिता लागू होती है। ये यूपीएसआई 23 जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा दो के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला, इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोर्ट या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता पर उपबंध लागू होंगे। ठीक है, और देखते हैं और इसके आगे का। अगला है, भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, ठीक है, और धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। धारा 10 जो है स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह एक दिन का हो या 100 वर्ष या इससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। ठीक है, धारा 18 के बारे के धारा 18 के अनुसार भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत से है। एक बार फिर यहाँ तक लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। धारा 18 क्या किससे संबंधित। धारा 18 भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत पर लागू है धारा 18। ठीक है, भारतीय दंड संहिता को धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से डिसहोनेस्टली की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। ठीक है, यह भी यूपीएसआई जुलाई 2017 में आ चुका है और यूपी 17 जुलाई के एग्जाम में आ चुका है और यूपीएसआई 19 जुलाई के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। धारा 25 में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। धारा 25 में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो ये कहा जाता है कि वह कपट पूर्वक किया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं।
एक आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबसे सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार के दायित्व के अधीन मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, ये भी यूपीएसआई में आ चुका है 18 जुलाई 2017 के एग्जाम में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो अगला तथ्य है, धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आज से जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। ठीक है, अगला समान आशय यानी सिमिलर इंटेंशन एवं समान आशय, ठीक है, में अंतर जानना है। ठीक है, सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय संबंधी महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। कौन कौन से? महबूब साहब बनाम इम्परर। ठीक है, दूसरा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, तीसरा श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य। ठीक है, धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। अपराध के बारे में धारा 40 है। धारा 41 के अनुसार धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। ठीक है, लॉर्ड कॉक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मन स्थिति से ना किया गया हो। ठीक है, लॉर्ड कॉक के अनुसार किया गया हो। ठीक है, मन स्थिति। ठीक है, मन स्थिति पर प्रमुख बात है। क्या क्या है? आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन, सहराज बनाम रूटजन, नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धारा 52 में सद्भाव पूर्वक शब्द परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं की जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। ठीक है, धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास जो 2 प्रकार का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास। ठीक है, चौथा है संपत्ति का संपहरण। ठीक है, और 5वां जुर्माना। ठीक है, ये भी 21 जुलाई के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और अब देखते हैं धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364A या क्या बोल दीजिए, और 396 मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, सारी धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है कि मृत्युदंड के लिए ऑप्शन दे देगा आपको 121, 132, मतलब कि इनमें से एक ही देगा आंसर के लिए, बाकी अलग अलग धारा दे देगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। धारा 57 के अंतर्गत दंडावादियों की भिन्न फ्रैक्शन की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात युक्तियुक्त होगा। ठीक है, ये आ चुका है आपका 20 जुलाई 2017 में। ठीक है, धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 महीने है। ठीक है, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यदि कारावास 3 महीने से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत प्रतिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों जनरल एक्सेप्शन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं। धारा 76 से 95 तक की धारा क्षमा योग्य बचावों से संबंधित है। धारा 96 से 106 तक की धारा न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है। और धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है लेकिन विधि की मूल भूल बचाव नहीं है। ठीक है, धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्याययुक्त कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है
या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। और क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या कोई जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, ओके, ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। और इसी प्रकार जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है, ठीक है। और एक मिनट, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में ये भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना एक अच्छी प्रतीक्षा है किंतु ये अनेक अपवादों के अधीन है जो नियमन है। कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, ठीक है। दूसरा, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। तीसरा, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। चौथा, कार्य विधिपूर्ण हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है, ठीक है। धारा 81। अगला, आर ब्राम डडले एंड स्टीफन का बाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, ठीक है। धारा 83 के अंतर्गत धारा 83 में 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चरित्र व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। यानी जैसे कोई अपाहिज है, जिसका मानसिक संतुलन खराब होता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं, विकृत चरित्र आदमियों को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि अपराध करते समय अभियुक्त ये जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर दंडित हो जाएगा। अगला है, मैकनोटन वाद यानी विचिकित्सा अनसाउंड माइंड के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध यानी मुक्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है, ठीक है। और अगला है, धारा 86 स्वैच्छिक मतता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 27 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अब करते नहीं है। धारा 27 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु ये बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशयनित ना हो, उपयोग की संभाव्यता का ज्ञान ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये कुछ में दिक्कत आ गई है। अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं होगा, ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है, ठीक है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति से संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। ठीक है। जैसे नंबर 1, जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्त आशंका हो। दूसरा, जब हमले से घोर उपहाति कारित होने की युक्त आशंका हो। ठीक है। तीसरा, बलात् संघ की आशय से हमला। ठीक है। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला। पांचवा, अपहरण करने के लिए किया गया हमला। सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला। तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके पर्यटन पर गंभीर उपहादि की युक्त आशंका हो। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। जैसे लूट, रात्रो गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो। यह एग्जाम में आ चुका है 22 जुलाई के। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, जैसे दूसरा आश्रय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से विकृत होता है। ठीक है। इस टाइप के, जैसे कि अगला है इसमें जयदेव बनाम स्टेट वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। धारा 120A के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा दूसरा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ये भी एग्जाम में आ चुका है 19 जुलाई के। अगला, विनायक दामोदर सावरकर वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय है। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से राजद्रोह को परिभाषित करती है। ठीक है। अगला, धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या किसी लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दुष्प्रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। तो प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा लगाया जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। यह भी 2020 जुलाई के एग्जाम में आ चुका है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जवाब गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध गठित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। ठीक है। धारा 149 ध्यान रखना दोस्तों। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के में दंडित किया जाता है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 55, 155, 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंसिंग 1730 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। अगला, धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। मिथ्या सूचना देने का भारतीय दंड संहिता की धारा 170 में दंडित किया गया है। 6 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये या दोनों से दंडित होगा। ठीक है। तो